गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि इस साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो 12वीं लेखा शास्त्र का पेपर किया जाना है, तो उसमें जो अंकों का पैटर्न है ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया था, पहले आपने देखा होगा। तो उसमें देखा है कि जो पहला और दूसरा चैप्टर है उसमें एक एक अंक के 2 बहुविकल्प वाले प्रश्न आने वाले हैं। कुल 10 बहुविकल्प यानी अवैध वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें से पहले और दूसरे चैप्टर में साझेदारी के सामान्य परिचय और साझेदारी के नए साझेदार के प्रवेश, उसमें से एक एक अंक के 2 बहुविकल्प वाले प्रश्न आएंगे। तो आज हम जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बहुविकल्प वाले प्रश्न हैं उनको करके देखते हैं। तो ये आपके 12वीं अकाउंटेंसी से जो अभ्यस्त वाले बहुविकल्प वाले प्रश्न है, बहुचयनात्मक है, वो है, तो इनको हम करके देखते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं। नियम 1 के सभी साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा बराबर होगा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, किसी भी साझेदार को वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, और साझेदारों के ऋणों पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। तो इसमें ऋण के संबंध में पूछा है तो 6% वार्षिक दर से ब्याज देना है, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें प्रति माह दिया गया है, तो इसमें 0.50% प्रति माह होगा, तो इसका उत्तर होगा बी। दूसरा प्रश्न, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात होगा। जैसे मैंने अभी नियम बताया कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि बराबर बांटा जाता है, तो इसका उत्तर होगा बी, लाभ हानि बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। प्रश्न संख्या 3, आहरण पर ब्याज की गणना 10% वार्षिक दर से कीजिए यदि उसने वर्ष के दौरान 24,000 आहरण किया है। तो आपको आहरण पर ब्याज के नियम पता होना चाहिए। यदि आहरण प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को पूरे वर्ष किया जाता है तो 6.5 माह का ब्याज लगेगा। अगर वर्ष के दौरान आहरण किया जाता है तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, और वर्ष महीने की अंतिम तारीख को यदि पूरे वर्ष आहरण किया जाता है तो 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। तो ये वर्ष के दौरान आहरण किया जा रहा है, तो इसमें 10% की दर से 1200 रुपये ब्याज बनेगा, तो इसका उत्तर होगा ए। चौथा, साझेदारी संलेख के अभाव में, तो साझेदारी संलेख के अभाव में जैसे हमें पता है कि लाभ हानि बराबर बांटा जाता है, किसी भी साझेदार को वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज चार्ज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, लाभों में हिस्सा, हाँ लाभों में हिस्सा बराबर दिया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा डी। पांचवा, एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, तो साझेदारी में न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 होती है, तो इसका उत्तर 50। प्रश्न नंबर 6, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पाने के हकदार नहीं है, वेतन पाने के हकदार भी नहीं है, पूंजी पर ब्याज के हकदार भी नहीं है, फीस व कमीशन पाने के हकदार भी नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 है, साझेदारों के पूंजी खातों का शेष कम होता है। अब साझेदारी का जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें साझेदारों की पूंजी खाते का शेष किससे कम होता है। तो या तो ड्राइविंग्स करता है साझेदार, या ड्राइविंग्स पर ब्याज लगता है, तो उससे उसके पूंजी खाते का शेष कम होता है, तो इसका उत्तर होगा बी, आहरण पर ब्याज से। प्रश्न संख्या 8, साझेदारी संलेख के मध्य, साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य समझौता है, मौखिक, लिखित, गर्भित, तो इसका उत्तर होगा लिखित। लिखित समझौता होने का फायदा यह है कि भविष्य में यदि किसी प्रकार का साझेदारों के मध्य विवाद होता है तो उसका निपटारा उस साझेदारी के लिखित समझौते के आधार पर किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है कि वे व्यक्ति जो साझेदारी का निर्माण करते हैं व्यक्तिगत रूप से कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय है। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय होती है और पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए खर्चा होता है। तो इस प्रकार ये हमने 10 बहुविकल्प वाले पहले चैप्टर के प्रश्न देखे हैं। इसी प्रकार हम दूसरे चैप्टर के प्रश्न भी देखते हैं। ये आपके सामने चैप्टर 2 के जो बहुचयनात्मक प्रश्न है अभ्यस्त वाले, उनको दिखाया जा रहा है, तो इनको हल करने की कोशिश करते हैं, हल करते हैं इनको। तो पहला है अधिलाभ है। तो अधिलाभ हम जब ख्याति की गणना करते हैं अधिलाभ विधि से या पूंजीकरण विधि से, तब हमें अधिलाभ की आवश्यकता होती है। अधिलाभ का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ।
तो औसत लाभ तो हम लाभों के आधार पर औसत निकाल सकते हैं, और सामान्य लाभ है उसका सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय की दर, यानी जो विनियोजित पूंजी है उसको सामान्य प्रत्याय की दर से गुणा करके हम सामान्य लाभ निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। दूसरा प्रश्न है, ए व ब बराबर की साझेदार है जिनकी पूंजी क्रम से 16,000 व 12,000 है। स 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है व 15,000 पूंजी की लाता है, तो फर्म की ख्याति का मूल्य होगा। तो स अपने हिस्से के लिए 1/4 हिस्से के लिए 15,000 पूंजी की लाता है, तो इस हिसाब से इसकी कुल पूंजी होती है 15 चौके 60,000, जिसमें से सभी साझेदारों की पूंजी घटा देते हैं, जिसमें ए की 16,000, बी की 12,000, सी की 15,000। तो तीनों की पूंजी जोड़कर घटाने पर उत्तर आएगा 17,000। तो इसमें ख्याति का मूल्य होगा 17,000, और इसका हल है वो पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। प्रश्न संख्या 3 है कि कुल संपत्तियां 70,000 और दायित्व 10,000, औसत लाभ 8,000, सामान्य प्रत्याय दर 10% अधिलाभ की राशि ज्ञात कीजिए। अभी मैंने जैसे बताया कि अधिलाभ का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ तो दिया गया 8,000, और सामान्य लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय की दर। तो हमारे पास कुल संपत्तियां दी गई है, दायित्व दिया गया है, तो संपत्तियों में से दायित्व घटा देते हैं, तो 70,000 में से 10,000 गया, 60,000 रुपये पूंजी आ गई। पूंजी का 10% निकालेंगे तो 6,000, तो 8,000 औसत लाभ में से 6,000 सामान्य लाभ घटेगा, तो उत्तर आएगा 2,000 बी। प्रश्न संख्या 4, लाभ में हिस्सा बांटने के लिए नया साझेदार लाता है। तो लाभों में हिस्सा बांटने के लिए नया साझेदार ख्याति लेके आता है, और पूंजी में संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार हमेशा पूंजी लेके आता है। तो इसका उत्तर होगा सी ख्याति, यानी जो नया साझेदार ख्याति लेके आता है वो तो लाभों में हिस्सा बांटने के लिए लाता है, और जो संपत्ति में हिस्से के लिए लेके आता है वो पूंजी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार लेके आता है। अभी जैसे हमने बात की कि पूंजी लेके आता है। छठा प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति है। तो पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति नाम मात्र प्रकृति का खाता है। ऐसा कोई भी खाता जो लाभ हानि गणना के लिए बनाया जाता है वो नाम मात्र प्रकृति का खाता होता है। प्रश्न संख्या 7, नए साझेदार के प्रवेश पर जब संपत्तियों व दायित्वों का मूल्य बदलना चाहते हैं तो बनाए जाने वाला खाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। प्रश्न संख्या 8, सभी अवितरित हानियों को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में किस अनुपात में स्थानांतरित किया जाता है। तो भाई नए साझेदार के प्रवेश से पहले जितने भी लाभ हानि रिजर्व वगैरह है उन पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। 9वां प्रश्न है, ख्याति का स्वभाव होता है। तो ख्याति 3 स्वभाव की होती है, संस्थागत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति और आकस्मिक ख्याति। तो इसमें पूछा गया संस्थागत ख्याति है वो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, व्यक्तिगत ख्याति कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है, और आकस्मिक ख्याति चूहे के स्वभाव की ख्याति होती है। तो इसमें उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगर प्रश्न आ जाए कि ख्याति के प्रकार, तो ख्याति है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो क्रय की गई ख्याति, एक स्व अर्जित ख्याति। तो प्रकृति में तो आपको ये ध्यान रखना है कि संस्थागत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति और आकस्मिक ख्याति है, लेकिन ख्याति के प्रकार का प्रश्न आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ख्याति 2 प्रकार की होती है, स्व अर्जित ख्याति और क्रय की गई ख्याति। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि ए व बी फर्म में 2:1 में साझेदार है, सी को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, तो उनका त्याग का अनुपात होगा। जब नया साझेदार प्रवेश करता है और उसके त्याग के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है कि वो ए से कितना प्राप्त करेगा, बी से कितना प्राप्त करेगा, तो पुराना लाभ हानि अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। तो इसमें उत्तर होगा सी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में भी आया होगा, और ये आपके जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा उसमें काम भी आएगा। क्योंकि पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में 2 प्रश्न बहुविकल्प वाले आएंगे, तो हो सकता है इन्हीं में से कोई प्रश्न आ जाए। अब जो आगे के पार्ट है उनके लिए आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इनकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।